मेरे मामा जो ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ बात किया करते थे, वायलेंस के खिलाफ बात किया करते थे, उन्हें भरी दोपहर में मार दिया गया। दहशतगर्दों ने उनका कत्ल कर दिया। उनमें से एक आदमी ने मुझे खींचा और मुझे खींच के ले गया मेरे चाचा के पास। फिर बोलता है कि इसको हिजाब करवाओ। मैं सिर्फ 12 साल की थी। क्योंकि तुम्हारी नीज़ जो है वो ऐसे काम कर रही है तो तुम्हें मस्जिद में आने से मनाही है, तुम हमारे मस्जिद नहीं आ सकते। इस तरह की चीज़ें मेरी फैमिली ने सही। मैंने ठान लिया था कि अपनी वीडियोस हो, उनमें जो भी मेरे वीडियोस होंगी उनमें मैं सिर्फ कश्मीर की सच्चाई दिखाऊंगी, सिर्फ कश्मीर से पॉजिटिव स्टोरीज दिखाऊंगी। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने सोनू ब्लॉग्स में। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ये बहुत ही दिल दिलाने वाली वीडियो है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिल में हो सकता है आपको रोना भी आ जाए। ये वीडियो जो मैं लेके आया हूँ ये है कश्मीरी पंडितों के ऊपर डिपेंड, और जिन मुसलमानों ने भारत के पक्ष में रहे हैं उनके ऊपर जो पंडितों के ऊपर जुल्म हुआ, और जिन मुसलमानों ने भारत का पक्ष लिया उनके ऊपर भी क्या क्या जुल्म हुआ, वो सारी आपको स्टोरी बताएगी। एक लड़की की कहानी है ये। तो हम देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और इसके बाद बात करेंगे हम बाकी। ठीक है, ओके। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। मेरे मामा जो ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ बात किया करते थे, वायलेंस के खिलाफ बात किया करते थे, उन्हें भरी दोपहर में मार दिया गया। दहशतगर्दों ने उनका कत्ल कर दिया। उनमें से एक आदमी ने मुझे खींचा और मुझे खींच के ले गया मेरे चाचा के पास। फिर बोलता है कि इसको हिजाब करवाओ। मैं सिर्फ 12 साल की थी। क्योंकि तुम्हारी नीज़ जो है वो ऐसे काम कर रही है तो तुम्हें मस्जिद में आने से मनाही है, तुम हमारे मस्जिद नहीं आ सकते। इस तरह की चीज़ें मेरी फैमिली ने सही। मैंने ठान लिया था कि अपनी वीडियोस हो, उनमें जो भी मेरे वीडियोस होंगी उनमें मैं सिर्फ कश्मीर की सच्चाई दिखाऊंगी, सिर्फ कश्मीर से पॉजिटिव स्टोरीज दिखाऊंगी। कश्मीर के हर नौजवान की आजमाइश होती है, चाहे वो वादी कश्मीर के अंदर रहता हो या बाहर। मैं भी उन्हीं नौजवानों में से एक हूँ। मेरे परिवार वालों ने वादी कश्मीर को छोड़ दिया था। बढ़ते बिगड़ते हालातों की वजह से, बढ़ते तनाव की वजह से एक सुनहरे मुस्तकबिल की तलाश में माया नगरी मुंबई में जाकर बस गए। मगर वहाँ भी एक कश्मीरी मुसलमान होने का खामियाजा हमें भरना पड़ा। हर मोड़ पे अपने इंडियन होने का इम्तिहान देना पड़ा। जब हालात ठीक होने के बाद कश्मीर वापस लौटे तो कश्मीरी होने का इम्तिहान देना पड़ा। जिस औरत को बाकी देश में देवी मान के पूजा जाता है उसी औरत को कश्मीर में दबाया जाता था। औरत को कश्मीर में सिर्फ चूल्हा चौका संभालने के लिए, पर्दे में रहने के लिए और बेटे पैदा करके उन्हें जिहाद के लिए बलि कर देने के लिए एक कठपुतली बना के रख दिया गया था। लेकिन इसी कश्मीर से वाबस्तगी रखते हुए भी मैंने पर्दा भी हटाया, कैमरा के सामने भी आ गई और कश्मीर की सच्चाई मैंने दुनिया को दिखाई। कश्मीर का सच मैंने दुनिया को दिखाया और ऐसे ही सच्चाई दिखा दिखा कर कश्मीर की पहली यूट्यूब ब्लॉगर बनी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो कश्मीर का जो सच है वो देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे बाद ऐसी कई कश्मीरी लड़कियां जो एक अरसे से जिनकी ज़बान बंद कर दी गई थी, आज वो भी यूट्यूब ब्लॉगर्स बन के सामने आ रही हैं। 80s के ज़माने से ही वादी कश्मीर में तनाव थे और कश्मीरी मुसलमान और हिंदू पंडितों के बीच एक रंजिश पैदा करने की पुरजोर साजिश चल रही थी। लेकिन देशवासियों को ये समझने की ज़रूरत है कि हर एक कश्मीरी मुसलमान देश का गद्दार नहीं है। यहाँ तो इसी तरह की साजिश चल रही थी कि हर एक कश्मीरी मुसलमान से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो देश की गद्दारी करे, हिंदुओं से नफ़रत करे, वो जिहाद के लिए अपने बेटों को भेजे और इस तरह की चीज़ें। मगर हर फैमिली ऐसी नहीं थी और मेरी फैमिली भी उनमें से एक थी। देशवासियों को ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसी फैमिलीज़ को यहाँ पे किस तरह की सैक्रिफाइसेस करनी पड़ी जस्ट बिकॉज वो इस तरह के जिहाद को नहीं मानते थे। मेरे दादाजी जो जेके पुलिस के एक ईमानदार ऑफिसर थे, उनको झूठे केस में 9 महीने के लिए जेल में बंद रखा गया, सिर्फ इसलिए कि अपने पंडित दोस्त को हमले से बचाने की उन्होंने जुर्रत की थी। मेरी कज़िन दुख्तराने मिल्लत की कुछ औरतों ने आके उसको चोटी से खींच के घर के बाहर निकाला
और उसके मुंह पे कालिक पोती बीच चौराहे पे, सिर्फ इसलिए कि उसने अपना हमसफ़र खुद चुनने की जुर्रत की थी, जो कश्मीरी नहीं था। मेरे चाचा, उनको घंटों तक पुलिस स्टेशन में बिठाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे घर की बिजली काट दी जाती थी, हमारे घर के आंगन में कचरा फेंका जाता था। जब वो इसकी कंप्लेन करने गए तो घंटों तक उन्हें पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। मेरे मामा जो ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ बात किया करते थे, वायलेंस के खिलाफ बात किया करते थे, उन्हें भरी दोपहर में मार दिया गया। दहशतगर्दों ने उनका कत्ल कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस फैब्रिकेटेड जिहाद की बात नहीं करते थे। जिस जिहाद को गलत तरीके से दिखाया जाता था, उस जिहाद में वो शामिल नहीं होना चाहते थे और ना कश्मीर के युवाओं को शामिल होने देना चाहते थे, सिर्फ इसलिए वो अपनी जान से गए। इस सब के बाद मेरी फैमिली ने ये निर्णय लिया कि वो वादी कश्मीर से निकल जाएंगे और मुंबई में जाके बस जाएंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी हमारी आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई। पहली चीज़ तो ये कि इंसान अगर किसी नई जगह जाता है तो उसे घर की ज़रूरत होती है, लेकिन कश्मीरी मुसलमान होने की वजह से हमें कहीं घर नहीं मिल रहा था। जब फाइनली किराए पे एक जगह घर मिल गया तो वहाँ का जो मकान मालिक था वो हर दूसरे तीसरे दिन मकान का जायज़ा करने आ जाता था। शायद उसको ये लगता था कि हम कश्मीरी मुसलमान हैं तो हमने कहीं घर में शायद गोला बारूद या बंदूकें छुपाई होंगी। ऐसे कुछ साल निकालने के बाद फिर हमने जब डिसाइड किया कि हम खुद का मकान खरीदेंगे, तब कोई भी हमें मकान बेचने के लिए तैयार नहीं था। कहते थे कि कश्मीरी मुसलमानों को बिल्डिंग से एनओसी नहीं मिलेगी। तो इस तरह की आजमाइशें और बढ़ती गई। जब मैं स्कूल में थी, जब मैं कॉलेज में थी, एक बार मेरे सारे फ्रेंड्स एक गुरुद्वारा के अंदर गए। जब मैं उनके साथ गई तो मुझे बोला गया कि आप मुसलमान हो, आप बाहर हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बयान नहीं कर सकती, मगर इन सब चीज़ों से मेरे दिल को ठेस पहुंची ज़रूर थी। लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। जब मैंने रिट्रोस्पेक्ट किया तो मैंने समझा कि कश्मीर और बाकी देश में क्या फ़र्क है। मेरी पैदाइश तो कश्मीर में हुई मगर परवरिश हुई कश्मीर के बाहर। मगर फिर भी हर साल छुट्टियों में हम कश्मीर आते थे, साल में 2 बार। और ऐसे कई छोटे छोटे वाक़े हुए जिसकी वजह से मैं समझ गई कि क्यों कश्मीरी मुसलमानों को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है बाकी देश में। जब मैं सिर्फ 11 साल की थी, मेरी जीन्स का बटन टूट गया और बार बार टूट रहा था और बार बार मेरी माँ उसे सी लेती थी। मैं उसको बोलती थी, मम्मा मुझे नई जीन्स लेके दो। तो एक बार उसने मुझे बोल दिया कि मैं मुंबई जाके तुम्हें नई जीन्स दिलाऊंगी, क्योंकि यहाँ लड़कियों के लिए जीन्स नहीं मिलती। एक बार ऐसे हुआ कि मैं 12 साल की थी और मैं अपने घर के आंगन में खेल रही थी कज़न्स के साथ कश्मीर में। वहाँ पे 2 लंबे चौड़े मुश्तंडे आदमी आए, हाथ में गन्स लेकर, बंदूकें लेकर, शायद जिहाद के नाम पे डोनेशन मांगने आए होंगे। जब वो वापस निकल रहे थे उन्होंने मुझे देखा खेलते हुए। उनमें से एक आदमी ने मुझे खींचा और मुझे खींच के ले गया मेरे चाचा के पास। फिर बोलता है कि इसको हिजाब करवाओ। मैं सिर्फ 12 साल की थी। ये चीज़ें मेरे जहन में रह गई। एक बार हम सैर पे निकले थे, मैं, मेरी माँ, मेरी बुआ और उसका बेटा, मेरा कज़न ब्रदर। मेरे अंकल ने गाड़ी भेजी, उसमें ड्राइवर भी था। तो मेरी बुआ ने बोला कि क्योंकि इमरान मेरा कज़न, क्योंकि वो लड़का है, वो सामने बैठेगा, हम तीनों लड़कियां हैं, औरतें हैं, तो हम पीछे बैठेंगे। तब मैं थी सिर्फ 13 साल की और मैं सोचने लगी कि क्यों इमरान आगे बैठेगा, जस्ट बिकॉज वो लड़का है। तो इन चीज़ों की वजह से मैं समझ गई थी कि औरतों को किस तरह का सेकंड क्लास स्टेटस दिया जाता था कश्मीर वैली में, और ये चीज़ बाकी देश से कितना अलग था। जब पुलवामा अटैक हुआ तब मुझे याद है कि हमारे कितने सिपाही शहीद हो गए, और उसी अटैक में मुझे एक एहसास हुआ कि मेरे सारे जो दोस्त थे, जो बचपन से बड़े होने तक मेरे साथ रहे, उन्होंने मुझे एक अलग ही तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज मैं कश्मीरी मुस्लिम हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे साथ कोई वायलेंस हुआ या मेरे साथ ऐसी कोई वारदात घटी, नहीं, मगर मैं देख सकती थी कि उनकी जो नज़रें हैं मेरी तरफ वो कैसे बदल गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेरी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है उन शहीदों के लिए जो 14 फरवरी 2019 को शहीद हुए पुलवामा में। उसके लिए मुझे जज किया जा रहा था। फिर जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तब एक नई उम्मीद जागी कि कुछ तो किया जा सकता है, ख़ास करके इसलिए क्योंकि आसिया अंद्राबी जैसे लोग जो कश्मीर में इस्लाम के ठेकेदार बन के रहते थे वो जेल में चले गए। कुछ तो चांस है कि औरतों को अब बाहर लाया जा सकता है, उनकी भी आवाज़ सुनी जा सकती है। मैंने इस तरह से सोचा, लेकिन तब भी मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या।
फिर कुछ महीनों के बाद कोविड का दौर शुरू हो गया। मुंबई में मेरा जॉब चला गया। फिर मैंने सोचा कि यही सही वक्त है कि मैं वैली में आके कुछ करूं। जब मैं वैली में आई, मैंने यहाँ की सच्चाई लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ की सच्चाई ये थी कि सारे कश्मीरी नौजवान स्टोन पेल्टर नहीं थे, सारे कश्मीरी नौजवान देश के गद्दार नहीं थे। इनफैक्ट एक बहुत ही बड़ी तादाद में कुछ ऐसे कश्मीरी नौजवान थे जो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, जो स्पोर्ट्स में मेडल हासिल करना चाहते थे, जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते थे। और इनमें से बहुत सारी लड़कियां भी थी। ये वो लड़कियां थी जो एक ज़माने में सेल्फी भी नहीं ले सकती थी। आज 370 के एब्रोगेशन के बाद खुल के वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही है, खुल के वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही है, खुल के वो पॉलिटिक्स में आके बात करना चाहती हैं। वैसे तो बोलने के लिए हमारी सीएम बन गई थी महबूबा मुफ्ती, लेकिन एक आम लड़की की यहाँ ये हालत थी कि वो खुल के सेल्फी भी नहीं ले पाती थी। लेकिन मुझे लगा कि अब वो चांस है कि कश्मीर बदल सकता है आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद। तो मैं यहाँ आई और मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया यहाँ की सच्चाई दिखाने के लिए कि एब्रोगेशन के बाद भी यहाँ पे दुकानें खुली हैं, यहाँ पे लोग एक आम जिंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ पे कोई क्लैशेस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे लोग राजी खुशी इन्होंने एब्रोगेशन आर्टिकल 370 को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सारी सच्चाइयाँ मैंने यहाँ से दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मुझे फिर न्यूज़ चैनल्स भी बुलाया जाने लगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स भी चाहते थे कि कोई ऐसी आवाज़ आए कश्मीर से जो सच बोले, क्योंकि अब तक तो यही हो रहा था कि जर्नलिज्म के नाम पे सिर्फ एक नैरेटिव दिखाया जाता था। जब मैं न्यूज़ चैनल्स पे आने लगी, उससे मेरी फैमिली में बहुत दबाव आ गया। मेरे एक मामा के साथ ये हुआ कि उनको बोला गया कि क्योंकि तुम्हारी नीज़ जो है वो ऐसे काम कर रही है तो तुम्हें मस्जिद में आने से मनाही है, तुम हमारी मस्जिद में ही। इस तरह की चीज़ें मेरी फैमिली ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे निकाला गया, मुझे रोका गया न्यूज़ चैनल्स पे जाने से, मुझ पर बहुत दबाव पड़ी। तो इस दबाव में आके न्यूज़ चैनल्स पे आना मैंने बहुत ज़्यादा कम कर लिया, मगर सच्चाई दिखाना मैंने छोड़ा नहीं। मैं अपनी खुद की जो है यूट्यूब वीडियोस बनाना मैंने शुरू कर दिया, और यूट्यूब वीडियोस बनते बनते और लोगों को सच दिखाते दिखाते फिर एक ऐसा दौर आया कि मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स लाख के ऊपर हो गए। और उसके बाद जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी अपनी जर्नी की वो ये है कि इस यूट्यूब चैनल की वजह से मैं कश्मीर में छुपा हुआ असली टैलेंट जो स्टोन पेल्टिंग नहीं था वो टैलेंट दिखा सकूं। ये वो टैलेंट था जो मैं एक प्राइड ऑफ कश्मीर नाम के सेक्शन है रियल कश्मीर न्यूज़ में, जिसका भी मैं हिस्सा हूँ, उस प्राइड ऑफ कश्मीर सेक्शन में मैं यंग कश्मीरी एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट, मॉडल्स, एस्पायरिंग एक्टर्स, एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्स विमेन, स्पोर्ट्समैन, ऐसे लोगों की मैं इंटरव्यूज़ देने लगी। मैंने ठान लिया था कि अपनी वीडियोस को, उनमें जो भी मेरे वीडियोस होंगी उनमें मैं सिर्फ कश्मीर की सच्चाई दिखाऊंगी, सिर्फ कश्मीर से पॉजिटिव स्टोरीज़ दिखाऊंगी, जो भी स्टोरीज़ पॉजिटिव हैं, जो कश्मीर को एक अच्छा इमेज, जो कश्मीर के लिए एक अच्छी इमेज बिल्डिंग कर सके, मैं वो स्टोरीज़ दिखाऊंगी कश्मीर से जिनको दिखाने की ज़रूरत थी। और मैंने अपने हर वीडियो में यही किया, कश्मीर की सच्चाई बताई, और ना सिर्फ कश्मीर की सच्चाई बताई बल्कि जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर है वहाँ की भी सच्चाई बताई कि वहाँ के लोगों पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ के लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, और वहाँ के लोगों को भी एक आवाज़ देने की कोशिश की। जाते जाते मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कश्मीर से एक पॉजिटिव स्टोरी सामने लाना, ये शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम किया हो। मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी कि मेरे कश्मीर से सिर्फ एक पॉजिटिव इमेज सामने जाता रहे, और मेरी वजह से मैं एक मिसाल बनने की कोशिश करूँगी कि मेरी वजह से कुछ और लड़कियाँ जो एक ज़माने में यहाँ पे सप्रेस थी, वो अपना हुनर यूट्यूब के थ्रू सामने लाती रहें, और जितना वो सामने आएंगी उतनी मुझे खुशी होगी, उतना मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत साकार हुई है। और ऐसी कई लड़कियां हैं जो मेकअप ट्यूटोरियल्स और क्विजीन्स एंड कैलीग्राफी और इस तरह के हुनर लेके यूट्यूब वीडियोस बनाना उन्होंने शुरू किया है कश्मीर से, और देश भर और दुनिया के सामने अपना टैलेंट रखने लगी हैं, और मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी होती है। मेरी आगे यही कोशिश रहेगी कि लोगों की वीडियो करते ही खत्म। और भाई वीडियोस देख के मेरे को आइडिया हो गया कि भाई कश्मीर के बारे में इतनी नॉलेज मेरे को भी नहीं थी जितनी इस लड़की ने बताया, बहुत सच्चाई बताई है। भाई मैं वीडियो देख के वाकई में शॉक्ड हो गया, मेरे रोंगटे तक भी खड़े हो गए, इनके साथ क्या क्या बीती है। भाई जो लोग सोचते थे कि भाई कश्मीर में रहने वाले टेररिस्ट हैं ये वो गए, लेकिन सारी पाँचों उंगली एक बराबर नहीं होती।
तो भाई अब खैर हमारी मोदी सरकार के आने के बाद बहुत माहौल वहाँ का चेंज हुआ है, ये बात फैक्ट है। और 370 के हटने से वहाँ पे भी लोगों को अब शांति मिली है, बहुत अच्छा है। तो आज की वीडियो को करते ही यहीं ख़त्म। और इसी तरीके की अगर आप वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।